हम्म, तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग यूनिट 2 में हमने एक फैमिली कैश बजट का चैप्टर पढ़ा था। उसके बाद ये चैप्टर है टैक्स प्लानिंग। ओके, तो टैक्स प्लानिंग का चैप्टर है। यहाँ पे आपको 80C से लेके 80U तक के सारे डिडक्शंस करने हैं। उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है। टैक्स प्लानिंग इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का एनालिसिस करते हो और प्लान टू एंश्योर दैट, और आप प्लान करते हो कि ऑल एलिमेंट्स वर्क टुगेदर, सारे एलिमेंट साथ में हो जाए, टू अलाउ यू टू पे द लोएस्ट टैक्सेस पॉसिबल। तो सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होकर हम ऐसा सोचते हैं कि हम जितना हो सके कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। इसका नाम है टैक्स प्लानिंग। ओके, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। डेट मीन्स कोई बताएगा सारे एलिमेंट्स में कौन कौन। तो सारे एलिमेंट्स डेट इज आपका टैक्सेशन याद करो। आपके पांचों हेड के इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, आईएफओएस, कैपिटल गेन, ये सब इकट्ठा हो गए। ओके, a plan that minimizes how much you pay in taxes is referred to as tax efficient। देखो, आपको प्लानिंग ऐसा करना है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स कम देना है, फिर भी इस तरीके से देना है कि टैक्स एफिशिएंट दिखे। इसलिए आप सीए की एडवाइस लेते हो और सीए के पास आप रिटर्न फाइल करवाते हो। टैक्स प्लानिंग should be an essential part of an individual investor's financial plan। तो टैक्स प्लानिंग एक एसेंशियल पार्ट होता है इंडिविजुअल के इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमारा 31 मार्च फिनिश हुआ ना, सब लोगों ने प्लानिंग किया होगा कि पिछले साल का जो भी इनकम है उस पर टैक्स ये साल उनको पे करना है। तो उन्होंने प्लानिंग किया होगा कि इस बार गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, तो हम अपनी इनकम किस तरीके से बताएंगे गवर्नमेंट को। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स अप्लाइंग वेरियस एडवांटेजेस। टैक्स प्लानिंग से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। प्रोविजंस विच आर लीगल एंड एंटाइटल्स द नेसेसिटी टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस। तो बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं जहाँ के डिडक्शन के बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। क्रेडिट है, कंसेशन मिलेगा, रिबेट मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये सब कुछ टैक्स प्लानिंग में मिलेगा। ओके, ये पेम्पलेट जो कॉलेज में से हमको मिला है इस साल, उसमें उन्होंने क्या किया है, जैसे ही थोड़ा कुछ पॉइंट फिनिश होता है ना, नीचे उन्होंने एक एमसीक्यू बना के दिया है। करेक्ट, तो देखो एक एमसीक्यू क्या बनाया है कॉलेज ने। खाली जगह इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट many maximum tax benefit are employed so as to minimize the tax liabilities। तो आप ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, आपके टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन है। करेक्ट, तो नीचे ए बी सी डी में सी ऑप्शन आएगा, टैक्स प्लानिंग। ओके, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे चले जाओ। व्हाट आर द बेसिक रूल्स गवर्निंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो वो पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है। क्या इम्पोर्टेंट है उसमें, सबसे पहले जो मैं बोलता हूँ वही ध्यान में रखना। आप जो 80C से 80U के जो डिडक्शन आप बात डिडक्ट करने वाले हो वो किस में से करोगे। तो याद रखना, डिडक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम में से। ओके, तो क्या याद रखोगे, डिडक्शन आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपका एग्रीगेट डिडक्शन आपके जीटीआई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80C से 80U तक का आप क्लेम करोगे, करेक्ट, तो उसका टोटल आपके जीटीआई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। ओके, फॉर इंस्टेंस, सर मान लो कि हमारा जीटीआई नील है, तो
ये भी एक एमसीक्यू में आएगा, ध्यान रखना। जो आपका जीटीआई नील है तो आप कोई भी डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते। क्यों सर? अरे तेरी इनकम ही नहीं है तो तू डिडक्शन का बेनिफिट कैसे लेगा? ओके, तो याद रखना जीटीआई नील है, डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते। नेट इनकम किसको कहते हैं सर? नेट इनकम, तू जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर देगा तो आने वाला जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल इनकम है या तो नेट इनकम है। ओके, तो इतने पॉइंट आपको याद रखने थे। करेक्ट, एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि डिडक्शन जीटीआई में से करने हैं। आपका एग्रीगेट डिडक्शन जीटीआई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका जीटीआई नील है, आप कोई भी क्लेम डिडक्शन का नहीं कर सकते। और नेट इनकम किसको कहते हैं? कि जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर दोगे और आने वाली जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम है। ओके, तो इतना याद रखना था आपको सिर्फ। अब आपको चालू करना है सारे डिडक्शन 80C से लेके 80U तक। अब यहाँ पे मैं आपको पहले से ही बोल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू किस पे आ सकता है, कि 80C से 80U का बेनिफिट कौन लेगा, उसकी लिमिट क्या है, वो किस पर्पस के लिए है। ये तीन चीज़ जो है ना उस पर सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आएगा। तो आपको उसका एक स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा। मैं ऑलवेज बोलता हूँ, करेक्ट, इन एस वाई बी कॉम तो आपके पास सिर्फ दो ही डिडक्शन थे, 80C और 80D ही था। पर अभी आपके पास 80C से लेके 80U तक के सारे डिडक्शन है। तो आपको एक समरी चार्ट बनाना पड़ेगा तो आपको याद रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80C पेज नंबर 3 पे है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, contribution to provident fund, subscription to certain equity shares or debentures, etc. सेक्शन 80C। ओके, तो 80C ये सब के लिए है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, सर 80C का डिडक्शन का क्लेम कौन कर सकता है? हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C is available only to an individual और HUF। तो याद रखना एमसीक्यू के लिए काम लगेगा कि 80C किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को मिलेगा। व्हाट इज द क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट टू अवेल डिडक्शन? तो यहाँ पे आप किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट आने वाला जो पेज है उस पर अप्रोक्सीमेटली 22 पॉइंट्स है। कंट्रीब्यूशन, डिपॉजिट, पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उस 21 या 22 पॉइंट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आपकी ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट हो जाएगी। ओके, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिडक्शन? ये याद रखना एमसीक्यू के लिए कि डिडक्शन इज अवेलेबल ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जिस दिन आप पेमेंट करते हो उस दिन आपको डिडक्शन मिलेगा। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हुआ 24 मार्च को। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 24 मार्च 2020 को, और आपने पेमेंट किया 1 अप्रैल 2020 को। देखो, ड्यू हुआ 24 मार्च, पेमेंट किया 1 अप्रैल को। करेक्ट, सच प्रीमियम इज क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। रूल क्या था? पेमेंट जब हुआ है तब डिडक्शन मिलेगा। तो पेमेंट 1 अप्रैल 2020 को हुआ है तो 2021 में 80C का डिडक्शन मिलेगा। ओके, एज अ प्रोफेसर मैं हूँ तो मैं इस पे एमसीक्यू 200% आस्किंग करूँ आपको, 200%। नेक्स्ट, सर 80C की लिमिट।
आपको मालूम है 1.5 लाख रुपए, करेक्ट? इज देयर एनी कंबाइंड मैक्सिमम सीलिंग? यस, 80C, 80CCC, 80CCD, ये तीनों मिला के आपके पास 1.5 लाख रुपए है। ओके, ये याद रखना। इज देयर एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ एनएससी? तो एनएससी का जो एक्रूड इंटरेस्ट है, क्या वो रिडक्शन में बाद मिलेगा? तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी 8 issue or 9 issue is eligible for deduction under section 80C within the overall limit given above. This investment is for 5 years or 10 years. ये इन्वेस्टमेंट आप 5 साल या 10 साल के लिए रख सकते हो लॉकिंग पीरियड में। एंड अमाउंट इन्वेस्टेड along with the interest is paid back to the investor at the time of maturity. तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और 5 साल का इंटरेस्ट या 10 साल का इंटरेस्ट मैच्योर जब डेट आएगी तब आपको पैसा वापस मिलेगा। हावेवर, interest is taxable annually on accrual basis. The accrued interest for any year except for last year is deemed as reinvestment. हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो accrued interest है लास्ट ईयर के अलावा सारे ईयर्स का ये लोग री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एंड सेम इज एंटाइटल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और वो डिडक्शन में हमको बेनिफिट मिलेगा। आप बोलोगे सर लास्ट ईयर का क्यों नहीं? अरे यार, लास्ट ईयर है, उसके बाद क्या तू इन्वेस्टमेंट करने वाला है? तेरा लॉकिंग पीरियड ही क्लोज हो गया। ओके, इसलिए लास्ट ईयर का नहीं। ओके सर, इज देयर एनी मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग? तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको बोला गया है कि लॉकिंग पीरियड है। आप देख सकते हो, आपके सामने चार्ट है। यूलिप पीछे 8 एंड 9 नंबर का पॉइंट होगा, 5 साल के लिए लॉकिंग पीरियड में। LIC पीछे 1 नंबर का पॉइंट है, 2 साल के लिए लॉकिंग में है। कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ लोन, 16 नंबर का पॉइंट है, 5 साल के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीछे 20 नंबर का पॉइंट है, 5 साल के लिए लॉकिंग में है। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट है, 21 नंबर का पॉइंट है, पीछे 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। तो यहाँ से भी आपको MCQ हो सकता है कि ATC में जो लॉकिंग पीरियड है सबका 5 साल है, सिर्फ एक को छोड़ के। LIC का सिर्फ 2 साल है। इस तरीके से याद रखना। ओके, नेक्स्ट। सर, मान लो हमने 5 साल पहले यूलिप को टर्मिनेट कर दिया, तो क्या हो सकता है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो पढ़ो, आने वाला क्वेश्चन ही है आपके सामने। यूलिप टर्मिनेटेड बिफोर 5 years। याद रखना, यहाँ से MCQ आ सकता है। वेयर अ मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन अ यूलिप terminate his participation before making contribution for 5 years। आपको 5 साल तक कंट्रीब्यूशन करना था, बट आपने 5 साल से पहले ही ये यूलिप को टर्मिनेट कर दिया, तो नीचे के कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस जो मैंने बोला, वो सेंटेंस लेफ्ट हैंड साइड लिखा है कि 5 साल पहले आपने यूलिप को टर्मिनेट किया है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? राइट हैंड साइड लिखा है उसका सॉल्यूशन। एनी contribution made toward the above plan in the said previous year। तो पिछले साल आपने जो भी कंट्रीब्यूशन पे किया होगा ये प्लान में, विल नॉट बी क्वालिफाइड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो वो 80C में आपको क्वालिफाइड अमाउंट में आप नहीं ले सकते डिडक्शन में। और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑलरेडी टेकन इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। सर, मैंने पहले ही डिडक्शन का बेनिफिट ले चुका हूँ, तो क्या होगा? द क्वांटम ऑफ डिडक्शन ऑलरेडी अलाउड इन द प्रीसीडिंग ईयर would be deemed as income of the taxpayer for the year in which contribution to the plan is terminated। आपने पहले ही डिडक्शन ले लिया है
करेक्ट। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने ये टर्मिनेट किया है, उस प्रीवियस ईयर की आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 4। मैंने बोला है कि एटीसी में 1 से लेके 21 नंबर का पॉइंट है। इस सारी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स एसवाई में आपने पढ़े हैं। करेक्ट। पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है? एलआईसी। आपको मालूम है ना। अब मेरा एक क्वेश्चन कि एलआईसी सर किसका होना चाहिए? मान लो कि आप इंडिविजुअल हो। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, तो आप अपने खुद के नाम की पॉलिसी, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, फिर वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मेल फीमेल, माइनर मेजर, मैरिड अनमेरिड, और एचयूएफ है तो पॉलिसी आप एनी मेंबर ऑफ द फैमिली के ले सकते हो। करेक्ट। तो 21 पॉइंट है ना, उसके नीचे लिखा है ये नोट्स। आपको मालूम है कि जब आप एलआईसी लेते हो, मान लो कि 1 अप्रैल 2012 से पहले पॉलिसी लिया है, तो आपको सम एश्योर्ड का 20% और आपने जो प्रीमियम पे किया है वो विच एवर इज लोअर, वो बाद मिलेगा। वो नीचे चार्ट में बना के दिया है आपको। ये सारी चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ एस वाई बीकॉम में, याद होनी चाहिए आपको। करेक्ट। पॉलिसी आपने 12-13 में ली है तो आपकी सम एश्योर्ड का 10%, और उसके बाद कोई भी साल है ना तो 10% ही है। ओके, वापस आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो पहला पॉइंट एलआईसी था। एलआईसी के लिए इतना याद रखना है आपको। फिर नॉन कॉम्पिटेबल डिफर एन्युटी का इन्वेस्टमेंट है। फिर एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पेएबल टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग हिम अ डिफर एन्युटी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिक्योर एन्युटी के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनकी सैलरी का 20%। ओके, उनकी सैलरी का 20%, और उन्होंने कितना किया, विच एवर इज लोअर। फिर है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 15 साल के लिए पीपीएफ है। सुपर एन्युएशन फंड, एन्युटी, सुपर एन्युएशन फंड बोला मैंने। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 9th इश्यू और 8th इश्यू, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यूलिप, यूटीआई, यूलिप ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको अभी धनरक्षा प्लान ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड कहते हैं। फिर एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, जीवन धारा हो, जीवन अक्षय हो, या किसी और कंपनी का भी हो सकता है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, कोई पण पेंशन फंड सेटअप किया है म्यूचुअल फंड ने या यूटीआई ने, तो फिर 13 नंबर का पॉइंट क्या है? एनी सम पेड इंक्लूडिंग एक्रू इंटरेस्ट एज सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड होम लोन अकाउंट स्कीम of the National Housing Bank or contribution to any notified pension fund set up by National Housing Bank। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने होम लोन अकाउंट स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट और विथ इंटरेस्ट। ओके, ये दोनों आपको बाद मिलेगा। या तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने कोई पेंशन फंड सेटअप किया है और आपने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। 14 नंबर का पॉइंट, एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन to any scheme or public sector company engaged in providing long-term finance for purchase or construction of residential houses in India। तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है कि इंडिया में आप अपना रेसिडेंशियल हाउस परचेज करो या कंस्ट्रक्ट करो, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। या तो हाउसिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज।
ये हाउसिंग बोर्ड होते हैं ना, प्रधानमंत्री की आवास योजना में, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है पैसा। एनी सम पेड एज ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस आप पे करते हो वो भी एटीसी में बाद मिलता है। बट याद रखना, कोई डेवलपमेंट फीस, डोनेशन, उसके जैसा कोई है ट्यूशन फीस में एक्सपेंस, तो वो आपको बाद नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखना, सिर्फ 2 चिल्ड्रन का मिलेगा ट्यूशन फीस का एक्सपेंस। एनी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी to a housing board or a cooperative society, or repayment of housing loan taken from government bank, cooperative bank, LIC, National Housing Bank, assesses employer where such employer is a public company, public sector company, university, cooperative society. In short, आपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है या तो कंस्ट्रक्ट की है, उसका इंस्टॉलमेंट आपने जहाँ से भी लोन लिया है, amount invested in approved debenture of an equity shares in a public company engaged in infrastructure, including power sector, units of mutual fund proceeds of which are utilized for the developing, maintaining, etc. of new infrastructure facility. तो एक पब्लिक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डीलिंग करती है, वो कंपनी के डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, 5 साल का टर्म डिपॉजिट है, या तो आपने नाबार्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, या तो सीनियर सिटीजन स्कीम है, या तो पोस्ट ऑफिस में 5 साल की डिपॉजिट आपने बनवाई है। तो टोटल 21 पॉइंट थे जहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो एटीसी का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ओके, तो पहला एमसीक्यू आपका एटीसी का क्या है? कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी अवेलेबल टू मिस्टर जोरावर सिंह, एज 40 साल है। तो जोरावर सिंह की एज 40 साल है, एटीसी में कितना डिडक्शन आएगा वो फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस इन द प्रीवियस ईयर 1920। ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी उसने खुद के नाम के ली है 11,000 की 2011 में, करेक्ट। अब आप अपनी नोटबुक में लिखो, एमसीक्यू फर्स्ट वर्किंग नोट, 2011 में पॉलिसी ली है, तो आपको मालूम है कि आपकी सम एश्योर्ड का 20% और आपका प्रीमियम विच एवर इज लोअर। ओके, लिखो 20% ऑफ 2 लाख, 20% ऑफ 2 लाख और 11,000 विच एवर इज लोअर। तो 2 लाख का 20% कितना होगा? 40,000 और 11,000 विच एवर इज लोअर, तो बाजू में लिख दो 11,000। दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन अ कैश फॉर द लाइफ ऑफ मिसेस सिंह 6,000। अपनी वाइफ का इंश्योरेंस ले सकता है, वो प्रीमियम पे कर सकता है तो कर सकता है। 6,000 का है प्रीमियम, और पॉलिसी ली है 2014 में। 2012 के बाद कोई भी पॉलिसी होगी, सम एश्योर्ड का 10% मिलता है, करेक्ट। तो लिखो आप 10% ऑफ 1 लाख और 6,000 विच एवर इज लोअर। तो 1 लाख का 10% होगा 10,000 और 6,000 विच एवर इज लोअर 6,000। और तीसरा, अपने सन की पॉलिसी ली है, वो भी डिपेंडेंट है, चलेगा भाई चलेगा। ओके, 2016 में उसने पॉलिसी ली थी, तो लिखो 10% ऑफ 1,20,000, 10% ऑफ 1,20,000 और 13,000 विच एवर इज लोअर।
तो 1,20,000 का 10% आएगा 12,000। 12,000 और 13,000, विच एवर इज लोअर? 12,000। अब आप लोग कैलसी में लिखो, पहले में कितना आंसर आया? 11,000 प्लस दूसरे में 6,000 प्लस तीसरे में 12,000, टोटल मिला के कितना हुआ? 29,000। टोटल मिला के कितना हुआ? 29,000। ओके, एमसीक्यू में बी आंसर है। क्वेश्चंस पढ़ो पहले। Whether any deduction is available in respect of any contribution towards ULIP plan in the previous year in which taxpayer terminate participation in ULIP before completing 5 years। मैंने आपको पढ़ाया था कि यूलिप 5 साल के पहले आपने टर्मिनेट कर दिया है, तो क्या आपको एटीसी में बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू में ही लिखा है कि any contribution made toward the above plan in the said previous year will not be qualified for deduction under section 80C। थियरी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आंसर तुरंत आएगा आपको, आंसर आपको तुरंत आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन आर नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। तो नीचे में से किसका डिडक्शन 80C में बाद नहीं मिलता? एलआईसी का तो मिलता है, पीपीएफ का भी मिलता है 15 साल के लिए, म्यूचुअल फंड ऑफ यूटीआई वो भी मिलता है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, अरे इसका नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि मेडिक्लेम के लिए 80D है। करेक्ट। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू, अमाउंट डिपोजिटेड एज टर्म डिपोजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years कैन बी क्लेम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन। तो टर्म डिपोजिट, आपकी टर्म डिपोजिट 5 साल की है, वो कौन से सेक्शन में आपको बाद मिलती है? तो अभी तो मैंने आपको एक ही सेक्शन पढ़ाया है, इसलिए आप 80C ही बोलोगे। तो ठीक 80C। ओके, परफेक्ट। देखो एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द अमाउंट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने प्रीवियस ईयर 1920 में ये सारी जगह का पेमेंट किया है एलआईसी में। सबसे पहले एलआईसी 2010 में है, करेक्ट, ऑन द लाइफ ऑफ हिज मैरिड डॉटर। तो डॉटर मैरिड है तो चलेगी, चलेगी। सम एश्योर्ड का 20%, क्योंकि 2010 है, तो 20% ऑफ 10,000 तो 2,000 रुपये, और 3,000 विच एवर इज लोअर, तो 2,000 रुपये। दूसरा, 2012-13 की पॉलिसी है, अपनी खुद की है, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 30,000 का 10% होगा 3,000, और 1,300 रुपये जो आपने प्रीमियम पे किया, विच एवर इज लोअर, 1,300 रुपये। और तीसरा, LIC 2012-13 में ली है ऑन द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर। ब्रदर, क्या मेरे इंडिविजुअल में मैंने ब्रदर सेंटेंस बोला था? मैंने बोला था आपका खुद का, आपके खुद का, आपके वाइफ का, आपके बच्चों का हो सकता है, HUF में किसी भी फैमिली मेंबर का हो सकता है, पर ये तो डिपेंडेंट ब्रदर है, ये नहीं आएगा, ये कैंसिल। तो ऊपर आपका 2,000, नीचे आपका 1,300, तीसरे में नील, टोटल कर दो 3,300 आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट डिडक्शन क्या है आपके सामने? 80CCC। 80CCC। The following are the silent features of section 80CCC। सबसे पहले तो 80CCC का डिडक्शन का क्लेम कौन कर सकता है? ओनली इंडिविजुअल, याद रखना, ओनली इंडिविजुअल। व्हाट इज द क्वालिफाइंग, व्हाट इज द क्वालिफाइंग पेमेंट टू अवेल डिडक्शन? किस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये डिडक्शन बाद मिलेगा? तो अमाउंट शुड बी पेड
or deposited under an annuity plan of the LIC of India or any other insurer for receiving the pension, या तो LIC में एन्युटी प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया है या तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, पर्पस क्या है, पेंशन का। ओके, तो 80CCC आपको बेनिफिट देगा। सर कितना डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा? मैंने आपको पहले ही बोला है 1.5 लाख रुपए। क्या सर ये कंबाइंड लिमिट है? पहले ही बोला है 80C, 80CCC और 80CCD ये तीनों मिला के है ये। ओके, तो ये था आपका 80CCC। अब है 80CCD। 80CCD क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अ नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS। याद रखना, फुल फॉर्म आस्किंग हो सकता है कि NPS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम। सबसे पहले तो फीचर्स की बात कर ले तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में सर ये NPS क्या होता है? एक न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने डिस्कवर की है और गवर्नमेंट बैंक में या तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अटल पेंशन योजना भी चलती है, करेक्ट? वो है NPS। कौन ज्वाइन हो सकता है सर? एन इंडिविजुअल हु इज एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट will have to join NPS on a compulsory basis। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कंपलसरी NPS में ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो हम है नहीं, हम तो सर्विस करने वाले पीपल है, तो क्या हम ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। एनी अदर एम्प्लॉय मे बिकम मेंबर ऑफ NPS। ओके सर, वो एक प्रोविजन स्टोर वाला है, क्या वो ज्वाइन कर सकता है? यस, वो भी कर सकता है। इवन अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मे ऑल्सो ज्वाइन NPS। ओके, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, इज इट इनकम? आपके मालिक ने आपके NPS सिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो क्या वो आपकी इनकम होगी? यस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS is taxable as salary income in the year of contribution। तो जिस साल में आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है उस साल की सैलरी इनकम में वो टैक्सेबल होगा। डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 in respect of employers contribution to NPS। Contribution by the employer to NPS is deductible in the hands of concerned employee in the year in which contribution is made। जिस साल में कंट्रीब्यूशन किया है उस साल में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। हावेवर नो डिडक्शन इज अवेलेबल in respect of employer's contribution which is in excess of 10% of the salary of the employee। तो एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय आपकी सैलरी का 10% आपका मालिक इन्वेस्ट कर सकता है, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, करेक्ट, तो 14%। उससे ज़्यादा करोगे तो डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल एम्प्लॉय 10%, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो 14%। याद रखना, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। तो सर ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था और नीचे वाला एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपका मालिक भी कंट्रीब्यूट करेगा, आप खुद भी कंट्रीब्यूट करोगे, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? पढ़ो, एम्प्लॉयज contribution to NPS is deductible in the year in which contribution is made। However, deduction on account of employees contribution to NPS is limited to 10% of the salary of the employee। आप अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट कर सकते हो NPS में। इफ कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉय, तो आप एम्प्लॉय नहीं हो, इसके अलावा कोई पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20%,
अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% वो इन्वेस्ट कर सकता है एनपीएस में। इज देयर एनी कंबाइंड मैक्सिमम सीलिंग? तो मैंने आपको पहले ही बोला है 80C, 80CCC और 80CCD ये तीनों मिला के 1.5 लाख रुपए हैं। करेक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एडिशनल डिडक्शन 50,000 एक्स्ट्रा देती है, तो 1.5 लाख तो मिलने वाला है, दूसरा एडिशनल डिडक्शन 50,000 भी मिलेगा। ओके, तो टोटल हो गया 2 लाख। टोटल आपका कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। ओके, चलो पहला एमसीक्यू क्या दिया है आपको? एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC क्लोज 1B in respect of contribution towards national pension system is available to the extent of, तो एडिशनल रिडक्शन मैंने आपको बोला 50,000। करेक्ट, तो ए आंसर राइट है 50,000। ओके, सेकंड, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट एंड contribution to NPS can be claimed under section 80CCD, ये भी राइट है। नेक्स्ट, what is the combined limit of deduction? ATC, triple C, AC, 80CCD। ओके, तो कंबाइंड लिमिट कितनी है ये तीनों की मिला के? तो थियरी में सेंटेंस था कि 1.5 लाख रुपए। करेक्ट, और आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा कितना? 50,000 रुपये, तो टोटल मिला के 2 लाख रुपए हो गया। करेक्ट, तो 2 लाख रुपए डी आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है मेरे दिमाग में। क्या कंट्रोवर्सी है? आपका कॉलेज प्रोफेसर ये सोचेगा कि एडिशनल डिडक्शन मत कैलकुलेट करो, तो 1.5 लाख रुपए, और आपका कॉलेज प्रोफेसर सोचेगा कि एडिशनल डिडक्शन के साथ, तो 2 लाख रुपए। करेक्ट, इसलिए ये कंट्रोवर्सी क्लियर कर देना। कभी भी ये होए तो आप अपने प्रोफेसर को पूछ लेना कि सर यहाँ पे कंबाइंड लिमिट में एडिशनल डिडक्शन को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने अब क्या आ रहा है? एटीडी। एटीडी, एटीडी क्या होता है मालूम? मेडिक्लेम। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मेडिक्लेम का बेनिफिट कौन ले सकता है सर? द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, मे बी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन। ओके, और एचयूएफ है तो मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। आपको मालूम है कि मेडिक्लेम का पेमेंट आपको सिर्फ कैश के अलावा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, सिर्फ मेडिक्लेम में आप कैश नहीं दे सकते। हाँ, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वहाँ पे कैश चलेगा। आपके सामने एक चार्ट दिया है जिसमें फर्स्ट वन फैमिली है, सेकंड वन पेरेंट्स है इंडिविजुअल के कॉलम में, और बाजू में है डिडक्शन इन द केस ऑफ एचयूएफ। ओके, फॉर हुज बेनिफिट पेमेंट कैन बी मेड, फैमिली, पेरेंट्स और एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। जिसमें ए पॉइंट, जिसमें ए पॉइंट क्या है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, तीनों एलिजिबल है। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सीजीएचएस नोटिफाइड स्कीम, सिर्फ फैमिली को एलिजिबल है, बाकी दो को एलिजिबल नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सिर्फ इंडिविजुअल को एलिजिबल है, एचयूएफ को एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? तो जनरल डिडक्शन ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो या सी पॉइंट हो, जनरल डिडक्शन सबको मिलेगा 25,000 का। आप देख सकते हो तीनों कॉलम में 25,000 है। एडिशनल डिडक्शन भी मिलेगा। मान लो कि ए पॉइंट में कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है, ए पॉइंट में कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है, तो दूसरा 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो तीनों कॉलम में 25,000 लिखा है। करेक्ट। बी पॉइंट, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन
who is a senior citizen if mediclaim insurance is not paid on the health of such person. तो कोई भी सीनियर सिटीजन है, उसका मेडिक्लेम आपने लिया नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो क्या मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलेगा आपको? यस, तीनों को मिलेगा। सर कितना मिलेगा मैक्सिमम? बोला है 50,000 रुपये। सी पॉइंट, मैक्सिमम डिडक्शन, आप ए पॉइंट में हो या बी पॉइंट में हो, कुछ भी हो जाए, आपको मैक्सिमम डिडक्शन मेडिक्लेम का 50,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। सर यहाँ पे फैमिली में कौन इंक्लूड होता है? फैमिली में इंडिविजुअल, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। याद रखना, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट्स में मदर, फादर, फिर वो आपके डिपेंडेंट हो या ना हो। फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आर नॉट इंक्लूडेड। याद रखना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आप खुद का, अपने वाइफ का, अपने बच्चों जो आपके पे डिपेंडेंट है, आपके पेरेंट्स का करा सकते हो, बट लिमिट है 5,000, उससे ज़्यादा नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको 5,000 रुपये तक का ही लिमिट है। कुछ भी हो जाए, आपको मेडिक्लेम कैश में नहीं पे करना है, चेक से या दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट से आप पे कर देना। सीनियर सिटीजन किसको कहोगे? जिसकी एज 60 से अबव है, और मान लो कि ऐसा कोई मेडिक्लेम है जिसका प्रीमियम आपने एक बार पे कर दिया, अब लाइफ में आपको पे नहीं करना है, ऐसे 10 साल की पॉलिसी है, तो आपको जो ये डिडक्शन है वो 10 साल में सेग्रीगेट करके डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये था 80D का रूल। ओके, उसके नीचे एमसीक्यू दिया है। सबसे फर्स्ट वन एमसीक्यू, द एग्रीगेट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फादर, मदर कैन नॉट एक्सीड, अभी मैंने बोला प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 5,000 रुपये, तो बी आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D? तो 80D में नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा वाला नहीं है? तो सी वाला देखो आप, कि पेरेंट्स में मदर, फादर, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, बाकी सब करेक्ट सेंटेंस है। ओके, तीसरा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D? तो 80D के रेफरेंस में नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं, कौन करेक्ट सेंटेंस नहीं है? तो डी वाला सेंटेंस। क्या लिखा है डी में? कि मेडिक्लेम का पैसा आपने कैश में पे किया। करेक्ट, तो ये सही नहीं है। मेडिक्लेम का पैसा आपको कैश में तो देना ही नहीं है। करेक्ट, तो ये सही नहीं है। अब आने वाला जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्या है? कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिस्टर सचिन 29 ईयर्स कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80D। उस उसमें मेडिक्लेम मेडिक्लेम उसने अपने खुद के लाइफ का लिया है 22,000, वो ले सकता है। अपने स्पाउस का 4,500, वो भी ले सकता है। सन जो उस पर डिपेंडेंट नहीं है वो कैंसिल कर दो, बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए यहाँ पे, तो ये सन नॉन डिपेंडेंट है, उसको कैंसिल कर दो। डॉटर डिपेंडेंट है, वो ले सकता है, तो तीनों को टोटल कर दो, 22,000, 4,500 और 2,500, ये तीनों का टोटल कर दो, 29,000 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 29,000। इतना आप 80D में डिडक्शन के लिए क्लेम करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, मिस्टर एक्स जिसकी एज है 33 ईयर्स,
जिसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से, करेक्ट। खुद का 22,000 ले सकता है, अपनी वाइफ 5,000 का प्रीमियम है वो भी आ सकती है, डॉटर डिपेंडेंट है वो भी आ सकती है, सन नॉन डिपेंडेंट है वो नहीं आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी नहीं आएगा, करेक्ट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D विल बी, तो 80D में कितना डिडक्शन मिलेगा, करेक्ट। तो ये तीनों का टोटल कर दो, 22 + 5 + 2,500, 29,500। और आपकी लिमिट क्या है, जो आप फैमिली वाले हो तो 25,000, विच एवर इज लोअर, तो 25,000। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू दिया, जो आपके पास 4th नंबर का एमसीक्यू है, मैंने सिर्फ चेंज क्या किया था कि आपके फादर्स 65 ईयर्स के हैं और 35,000 की अमाउंट है, और एमसीक्यू में ए में आपको मैंने 60,000 बोला, बाकी सब एज इट इज। तो सबसे पहले देखो, आपकी फैमिली में आपका खुद का 22,000, आपकी वाइफ का 5,000, सन तो आएगा नहीं, डॉटर 2,500, टोटल मिला के 29,500 हुआ। और आपको गवर्नमेंट की लिमिट कितनी बोली है कि फैमिली का 25,000 होना चाहिए, तो विच एवर इज लोअर, तो 25,000। और आपका आपके फादर जिसकी एज 65 ईयर्स की है, आपको मालूम है कि उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 50,000, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। 25,000 तो नॉर्मल मिलने ही वाला था, दूसरा एडिशनल 25 मिलेगा, मिला के मेरे को 50,000 मिलेगा। और 35 विच एवर इज लोअर, तो 35, ओके। टोटल मिला के 60,000 आंसर आया, तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 80 डी। सर ये क्या होता है 80 डी? अरे पढ़ेंगे ना, तब तो मालूम पड़ेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, ओके। तो पर्सन डिसेबिलिटी के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, उनके मेंटेनेंस का एक्सपेंस 80 डी में आपको मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर कौन क्लेम करता है डिडक्शन का, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ ये कर सकता है। व्हाट इज द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, a resident individual or HUF can claim the deduction under section 80 if he or it has incurred an expenditure for the medical treatment, उसमें नर्स का भी आ जाएगा, इंक्लूडिंग नर्सिंग ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट रिलेटिव बीइंग अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो आप इस सारी जगह पे एक्सपेंडिचर करोगे, नर्स का होगा, ट्रेनिंग का होगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर का होगा, जो आपके डिपेंडेंट रिलेटिव्स है जिसको डिसेबिलिटी है, okay. Deduction can also be claimed if the resident individual or HUF has paid or deposited under any approved scheme of LIC or UTI for the maintenance of such dependent relative। आप LIC में या तो UTI में आपके जो डिपेंडेंट रिलेटिव है, उनको ये जो डिसेबिलिटी है, इसके लिए आपने कोई पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, करेक्ट, तो वो चलेगा, आप डिडक्शन का क्लेम कर सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सो ये डिपेंडेंट रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी क्या होता है। तो इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, डिपेंडेंट किसको कहते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हु इज होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल। सर एचयूएफ में डिपेंडेंट किसको कहते हैं, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज होली और मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फैमिली। पर्सन विद डिसेबिलिटी किसको कहते हैं, means a person who suffers 40% or more any of the following। तो 40% और 40% से ज़्यादा नीचे का कोई डिसीज का प्रॉब्लम होगा, तब ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी क्योर है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डनेस है, मेंटल इलनेस है, ये जो सारी बीमारी है वो 40% से ज़्यादा है,
तो पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाता है उसको। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? फिक्स डिडक्शन 75,000। कितना डिडक्शन? 75,000 का फिक्स डिडक्शन मिलेगा। सर ज़्यादा नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना। 75 की जगह पे 1,25,000 मिल सकता है जब आपको वो डिजीज 80% से ज़्यादा हो। 80% से ज़्यादा। सर यहाँ पे हम जो एक्सपेंस करते हैं उसका कुछ सोचना है। irrespective of your actual expenditure you have to claim 75,000 और 1,25,000। आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखना नहीं है। सर क्या हमको डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए यार। आप लोग कहते हो कि आपको ये डिसेबिलिटी है तो मेरे को डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। क्या आपको ये प्रॉब्लम है? सर वो 10 साल पुराना है तो चलेगा? नहीं चलेगा। कोई भी सर्टिफिकेट रिन्यूअल पीरियड होता है, तो जैसे वो पीरियड फिनिश हो जाता है आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर के पास से निकालना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट का जो असेसिंग ऑफिसर होता है उनको बताना पड़ेगा, तभी आप ये क्लेम कर सकते हो। याद रखना, बिना सर्टिफिकेट आपने क्लेम किया तो गवर्नमेंट आपके पास पेनल्टी के साथ पैसा वसूल करेगी। हम्म, याद रखना। पहला एमसीक्यू क्या है? ध्यान से पढ़ो। फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड ट्रांजेक्शन हैव टेकन हैव बीन incurred by मिस्टर पटेल फॉर हिज ब्रदर। तो सबसे पहले तो अपने ब्रदर का है, तो आ सकता है। करेक्ट। एज 22 साल है। सफरिंग फ्रॉम नाइट विजन प्रॉब्लम, रात को दिखता नहीं है। इसके पास सर्टिफिकेट है, उसका ये प्रॉब्लम 70% तक है। ओके। LIC लिया है, उसमें प्रीमियम पे किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर उसने एक नर्स को अपॉइंट किया है जिसकी सैलरी 6,000 है। ओके। तो कैलकुलेट डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर पटेल। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 40% से ज़्यादा है, और सर ने बोला है कि 80 डी में ये 75,000 क्लेम कर सकता है। करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से गलत सेंटेंस कौन सा वाला है 80 डी के रेफरेंस में? सबसे पहला कि वो बोलता है कि फिक्स डिडक्शन 1 लाख मिलेगा, ये तो गलत है ना। मैंने आपको बोला कि फिक्स डिडक्शन 75,000 का मिलेगा, 1 लाख का नहीं मिलेगा। ओके। तो पहला वाला ही गलत है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है, फोर्थ वन भी सही है। करेक्ट, सिर्फ पहला वाला गलत सेंटेंस है। ओके। नेक्स्ट MCQ, मिस्टर सुंदरम, एज 50 years है, इज रेसिडेंट इंडिविजुअल। He annually deposit a sum of 20,000 with LIC for maintenance of his fully blind grandmother who is totally dependent upon him। तो मिस्टर सुंदरम की ग्रैंड मदर है जिसको क्या प्रॉब्लम है? टोटली ब्लाइंड है। वो टोटली मिस्टर सुंदरम पे डिपेंडेंट है। उनके पास मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है जो उन्होंने सबमिट किया है। तो 80 डी में कितना बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो देखो, प्रॉब्लम क्या है? फुल्ली ब्लाइंड है, तो ये तो 100% हो गया ना। और 100% हो गया है, 40% से ज़्यादा है। करेक्ट। तो मैंने आपको बोला है कि 80% से ज़्यादा है तो आपको 1,25,000 फिक्स डिडक्शन बाद मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ MCQ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी। मिस्टर एक्स, age 35 years, is a resident individual and spent 20,000 on medical treatment of dependent brother, being a person suffering from 40% disability। अब इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, है ना।
and also may deposit with LIC for maintenance of the dependent brother with a disability 10,000. तो मिस्टर एक्स है, 35 ईयर्स के है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, चलेगा। अपने ब्रदर को मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे जो उस पर डिपेंडेंट है, 20,000 का एक्सपेंस होता है, 40% डिसेबिलिटी है, LIC में उन्होंने 10,000 डिपॉजिट भी किया है इसके मेंटेनेंस के लिए, सब कुछ राइट है। तो कितना डिडक्शन मिलेगा? 40% डिसेबिलिटी है ना, तो आपको मालूम है 40% 75,000, फिक्स डिडक्शन कितना है? 75,000। करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। The next one is 80DD deduction in respect of medical treatment. ओके, ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही है, 80DD। तो सर ये क्या है फिर? वापस पढ़ो तो सही यार। कौन क्लेम कर सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट HUF। व्हाट इज द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर? A resident individual or HUF can claim a deduction under section 80DD if he or it has actually incurred expenditure for the medical treatment of specified disease or element as prescribed by the board। तो बोर्ड ने जो स्पेसिफाइड डिसीज प्रिस्क्राइब किए हैं उसके मेंटेनेंस के उसके पीछे उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है वो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर में आएगा। Expenditure should be incurred for medical treatment of the assessee himself or wholly or mainly dependent husband, wife, children, parents, brother, sister of the individual। ये याद रखना कौन कौन इंक्लूड होते हैं। वो खुद, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, इतने इंडिविजुअल में आएंगे, और HUF में किसी भी फैमिली मेंबर के लिए। ओके, कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया, और 40,000 विच एवर इज लोअर। और मान लो कि कोई सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 1 लाख विच एवर इज लोअर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन shall be reduced by the amount if any under insurance from an insurer or reimbursed by the employer for the medical treatment of the person referred to above। या किसी इंश्योरेंस कंपनी ने या तो आपके एम्प्लॉय ने आपको थोड़ा पैसा रीइंबर्स किया है तो आपका डिडक्शन उतनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। याद रखना, ऐसा नहीं कि आप वो मालिक भी आपको बेनिफिट देता है और आप गवर्नमेंट का भी पैसा ले लो, दोनों एंड से आपका ही बेनिफिट। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सर्टिफिकेट चाहिए। अरे तेरे को स्पेसिफाइड डिसीज है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो चाहिए ना कि तेरे को ये डिसीज है। ओके, चलो MCQ क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD from the following information: resident individual having dependent mother who is also resident। ओके, तो एक इंडिविजुअल है जिसकी मदर डिपेंडेंट है, वो भी रेसिडेंट है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ 90,000 incurred on medical treatment of dependent mother in a hospital recognized by chief commissioner। तो डिपेंडेंट मदर का मेडिकल ट्रीटमेंट चलवा रहे हैं और चीफ कमिश्नर ने जो बोला है वही हॉस्पिटल में करवा रहे। कितना एक्सपेंडिचर हुआ? 90,000। ओके, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 रुपये दिए हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, उन्होंने 2,000 रुपये दिए हैं। करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या है वो पहले पढ़ लो खास। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। ओके, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि आपको 90,000 जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें से आपको किसी के भी पास पैसा मिलेगा तो वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा।
आपका 90,000 का एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 दिया, एम्प्लॉयर ने 2,000 दिया, तो वो माइनस कर दो ना। 90,000 में से ये 6,000 चले गए तो 84,000 हुआ, करेक्ट। और 84,000 ये आपका हुआ, और ये जो मदर है, करेक्ट, जिसकी एज 72 ईयर्स है, कितनी एज है, 72 ईयर्स, तो डेट इज अ सीनियर सिटीजन। तो मेरा रूल क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 84,000 और 1 लाख जो लिमिट है सीनियर सिटीजन की, विच एवर इज लोअर, 84,000। तो दूसरा एमसीक्यू क्या है, मिस्टर एंड मिसिस अग्रवाल आर अनेबल टू वॉक विदाउट सपोर्ट ड्यू टू देयर फिजिकल डिफेक्ट। तो मिस्टर एंड मिसिस अग्रवाल हैं, वो चल नहीं सकते विदाउट सपोर्ट, क्योंकि उनको फिजिकली प्रॉब्लम है। देयर सर्टिफिकेट शोज दैट मिस्टर अग्रवाल इज सफरिंग फ्रॉम 50% डिसेबिलिटी एंड मिसिस अग्रवाल इज सफरिंग फ्रॉम 60% डिसेबिलिटी। मिस्टर अग्रवाल को 50% डिसेबिलिटी है, मिसिस अग्रवाल को 60% डिसेबिलिटी है। कैलकुलेट डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर अग्रवाल, they have to spend total 55,000 for improving their disability। ओके, उन्होंने ये डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए 55,000 का एक्सपेंस किया है। तो सबसे पहले कैलकुलेट डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर अग्रवाल। तो आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है, करेक्ट। मेरी बात सुनो कि मैंने अभी आपको 80U पढ़ाया नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे 80U भी एप्लीकेबल होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है मालूम, डी है, both A and C above, both A and C above। थर्ड एमसीक्यू क्या है, थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। तो नीचे आपके पास जो 4 सेंटेंस दिए हैं, उसमें सही सेंटेंस कौन सा वाला नहीं है। तो फर्स्ट वन लिखा है डिडक्शन इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली, तो यही गलत है सर, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो ए वाला गलत है, बाकी तीनों राइट है। ओके, तो ये हो गया आपका 80DD, ये सेक्शन आपका फिनिश हुआ, करेक्ट। नेक्स्ट डिडक्शन क्या है, सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। मैं तो आपको ऑलवेज बोला है कि पैसा नहीं है तो आप एजुकेशन लोन ले लो और अपनी पढ़ाई जारी रखो, करेक्ट, मैंने बोला है आपको। तो सेक्शन 80E अप्लाई होता है वहाँ पे। कौन क्लेम कर सकता है, ओनली इंडिविजुअल। नंबर 1, व्हाट इज द क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर if loan is taken by an individual for any study in India or outside India, any study after passing senior secondary examination or its equivalent from a bank, financial institutions or approved charitable institution, interest is deductible in the year in which interest is paid। तो जिस साल में आप इंटरेस्ट पे करते हो उस साल में इंटरेस्ट आपको डिडक्ट मिलेगा। और आप ये एजुकेशन लोन लेते हो, इंडिया में स्टडी कर सकते हो या तो आउटसाइड इंडिया में भी स्टडी कर सकते हो। फॉर हुज एजुकेशन लोन शुड बी टेकन, आप किसके लिए ये लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इफ लोन इज टेकन फॉर परसुइंग असेसिस और एजुकेशन, वो अपने खुद के एजुकेशन के लिए ले सकता है ये लोन। और
फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव के एजुकेशन के लिए भी ये लोन ले सकता है, जैसे कि स्पाउस, जैसे कि चिल्ड्रन, और एनी स्टूडेंट फॉर हुम इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्डियन, कोई भी स्टूडेंट बट लीगली वो गार्डियन होना चाहिए। मैक्सिमम मॉनेटरी सीलिंग, entire interest is deductible in the year in which assessees start paying interest on loan and subsequent 7 years until interest is paid in full। तो इंटरेस्ट जिस साल में आप पे करना चालू करते हो वहां से आपको 7 साल के लिए, जब तक आपका इंटरेस्ट पे ना हो जाए तब तक, हावेवर इंटरेस्ट शुड बी पेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स। हाँ, तो नीचे आपको इसके रिलेटेड 2 एमसीक्यू दिए हैं। द फर्स्ट वन, from the following information of Mr. Alay for the assessment year 2021, find out the amount of deduction available under section 80E। Mr. Alay has taken 3 education loan। मिस्टर अलय ने 3 एजुकेशन लोन ली है ऑन 1 मार्च 2020। डिटेल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट लोन, एजुकेशन लोन किसके लिए ली है? अपने खुद के लिए। दूसरे में अपने खुद के लिए, और तीसरे में डॉटर है मिस्टर अलय की। पर्पस क्या है? पहले लोन का पर्पस फुल टाइम एमबीए है, दूसरे का पार्ट टाइम एमसीए है, और तीसरे का फुल टाइम एमबीए है। कितनी लोन ली? 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ओके। प्रीवियस ईयर 1920 में आपने लोन का कितना अमाउंट पे किया? पहले में 1 लाख, दूसरे में 50,000, तीसरे में 1 लाख। आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है 1920 में? पहले में 60, दूसरे में 40 और तीसरे में 55। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट है 80E में? कि आपने इंटरेस्ट जितना भी पे किया है प्रीवियस ईयर 1920 में, वो आपको डिडक्शन में बाद मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर 1920 में आपने 3 बार इंटरेस्ट पे किया है। एक में है 60,000, दूसरे में 40 और तीसरे में 55। सबका टोटल मिला दो, 1,55,000। 80E में आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। करेक्ट। तो फर्स्ट ए आंसर आएगा। सेकंड एमसीक्यू क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है, इज अवेलेबल टू ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली इंडिविजुअल आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया है सिर्फ इंडिविजुअल एजुकेशन लोन के लिए क्लेम कर सकता है। ओके। नेक्स्ट क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है, और लोन का जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसकी बात हो रही है सेक्शन 80EE में। सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80EE आर गिवन बिलो। कंडीशन, द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड in order to claim deduction under section 80EE। फर्स्ट वन, द assessee is an individual। assessee इंडिविजुअल होना चाहिए। ही मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ही हैज़ टेकन अ लोन, उसने लोन लेनी होनी चाहिए। लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। देखो लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने के लिए उसने लोन लेनी होनी चाहिए। कहाँ से? लोन इज टेकन फ्रॉम अ बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। या तो बैंक में से लोन लिया है, या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से लोन लिया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी formed or registered in India with the main object of carrying on the business of providing long-term finance for construction or purchase of residential houses in India।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मीनिंग क्या होता है कि एक पब्लिक कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देगा। क्यों देगा? कि इंडिया में रेसिडेंशियल हाउसेस आप लोग परचेज कर सको, कंस्ट्रक्ट कर सको। लोन कब सैंक्शन होनी चाहिए? तो लोन हैज़ बीन सैंक्शन बाय द बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2016 एंड 31 मार्च 2017। सर कोई लिमिट है लोन की? यस, 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन बाय द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 35 लाख। तो लोन की अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द असेसी डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जिस दिन ये लोन सैंक्शन होती है उस दिन आपके नाम पे इंडिया में कहीं भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? इफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, 8 कंडीशन थी आपके सामने, वो 8 कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर ली, द असेसी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द अबव लोन और 50,000 विच एवर इज लेस। तो आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो और 50,000 विच एवर इज लेस। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2017 और 18 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो 2017-18 से चालू हुआ है ये। डबल डिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इफ डिडक्शन इज क्लेम अंडर सेक्शन 80 EE, no deduction will be allowed in respect of such interest under any provision of the act for the same or any assessment year। अब एक बार यहाँ पे डिडक्शन का क्लेम कर रहे हो तो दूसरी किसी जगह पे आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों बताया मालूम? क्योंकि टैक्सेशन में मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया है, मालूम है ना? तो वहाँ पे भी आईओबीसी का वर्किंग था जो आपको याद हो तो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। करेक्ट? या तो आप वहाँ पे क्लेम करो या तो यहाँ पे क्लेम करो, दो में से एक ही जगह पे क्लेम कर दो। ओके, चलो एमसीक्यू देख लेते हैं। इसके बेस पे एमसीक्यू क्या है? द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई। नीचे में से कौन राइट है अंडर सेक्शन 80 डबल ई के रिलेटेड? तो पहला एमसीक्यू है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। नहीं, ये सही नहीं है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये सही है। तीसरा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, ये गलत है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, ये भी गलत है। तो सिर्फ राइट कौन है? बी सेंटेंस राइट है। करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 80 डबल ई? तो लिमिट कितनी है भाई? 50,000 रुपये है ना? तो बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टन हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 80 डबल ई ए। पढ़ो क्या? रेसिडेंशियल से ऊपर। यस, ओके। तो आप लोग कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या है? सेक्शन 80 डबल ई ए हैज़ बीन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021। ये हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है 1920 से, प्रीवियस ईयर। डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। द फर्स्ट वन, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। ऊपे क्या था? ही मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट,
यहाँ पे तो बोला है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। इट इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ई। तो ओपे वाला जो आपने क्लेम किया है तो नीचे वाला क्लेम नहीं कर सकते। ओके। तीसरा पॉइंट, ही हैज टेकन अ लोन फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो विधि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ये भी है। द लोन इज सैंक्शन बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो इस पीरियड में लोन सैंक्शन होनी चाहिए। ऊपर अलग पीरियड था, इसमें अलग पीरियड है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख। ऊपर आपके पास 50 लाख था, यहाँ पे 45 लाख है। The assessee does not own any residential house property on the date of sanction of the loan. ऊपर भी सेम था। Amount of deduction, if the above conditions are satisfied, assessee can claim deduction under section 80EA. Deduction is available in respect of interest payable on the above loan or 1.5 लाख रुपए, whichever is less. ऊपर क्या था, इंटरेस्ट और 50,000 whichever is less। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कितना पे किया प्रीवियस ईयर में और 1.5 लाख रुपए whichever is less। और ये डिडक्शन का बेनिफिट कहाँ से चालू हुआ था कि डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो ऊपर वाला डिडक्शन हमको अभी बेनिफिट चाहिए या नीचे वाले का चाहिए? तो आपको मेन देखना क्या है कि वो लोन सैंक्शन कब हुई है आपकी, ये आपको देखना है।